स्टूडेंट्स, मैं राजकुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल राजकुमार एजुकेटर में। आज मैं 12th क्लास के बच्चों को अर्थशास्त्र में चैप्टर नंबर 11 पढ़ाने जा रहा हूं, जिसका नाम है पूर्ण प्रतियोगिता में बाजार संतुलन एवं कीमत निर्धारण। इससे पहले हम प्रतियोगिता के बारे में पढ़ चुके हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता क्या होती है, प्रतियोगिता क्या होती है, बाजार के बारे में पढ़ चुके हैं। तो आज पढ़ते हैं बाजार संतुलन से आशय, यानी कि बाजार संतुलन कैसे होता है। बाजार संतुलन एक ऐसी स्थिति है जहां पर एक वस्तु की मांगी गई मात्रा उस वस्तु की पूर्ति की गई मात्रा के बराबर होती है। यानी कि हम इसे समझ सकते हैं कि बाजार में बहुत सारी वस्तुएं होती हैं और लोगों को डिमांड होती है। यानी कि जितनी कोई व्यक्ति वस्तु की डिमांड करता है उतनी ही बाजार के अंदर वह वस्तु मौजूद होती है, तो उसे बाजार संतुलन कहते हैं। यानी कि कोई प्राइज किसी चीज़ की वस्तु का रख दिया जाता है कि मान लो कोई चीज़ 10 रुपये की है तो उसकी पूर्ति 100 है और 100 ही उसकी डिमांड हो रही है, यानी कि 100 ही उस वस्तु की क्वांटिटी की मांग हो रही है, तो उसे हम बाजार संतुलन की स्थिति कहते हैं। और जो 10 रुपये प्राइज हुआ तो उसे कहेंगे हम बाजार संतुलन प्राइस। तो ये था बाजार संतुलन। संतुलन कीमत। संतुलन कीमत वह कीमत जिस पर वस्तु की मांगी गई इकाइयाँ और वस्तु की पूर्ति की गई इकाइयाँ समान होती हैं। जैसे कि हमने एग्जाम्पल देखा कि 10 रुपये कीमत पर 100 इकाइयाँ ही पूर्ति की जाती है और 100 इकाइयाँ ही मांगी जाती है, तो उसे हम संतुलन कीमत कहते हैं। और जो 10 रुपये जो कीमत आई है वो संतुलन कीमत कहलाएगी। अब देखते हैं संतुलन मात्रा। संतुलन कीमत पर मांगी गई एवं पूर्ति की गई इकाइयों की संख्या को संतुलन मात्रा कहते हैं। यानी कि उतनी ही इकाइयाँ मौजूद हैं और उतनी ही पूर्ति मौजूद है किसी संतुलन कीमत पर, तो उसे हम संतुलन मात्रा कहते हैं। अब संतुलन की कुछ मान्यताएं होती हैं। संतुलन की कुछ मान्यताएं होती हैं। क्या क्या मान्यताएं होती हैं? मांग वक्र की ढाल ऋणात्मक होगी। मांग वक्र की ढाल ऋणात्मक होती है। क्योंकि ऋणात्मक क्यों होती है? क्योंकि जैसे जैसे वस्तु का प्राइस बढ़ता है वैसे वैसे इसकी डिमांड घटती जाती है, इसलिए मांग वक्र की ढाल ऋणात्मक होगी। पूर्ति वक्र की ढाल धनात्मक होगी। पूर्ति वक्र की ढाल धनात्मक होती है क्योंकि जैसे जैसे वस्तु का रेट बढ़ता जाता है तो वस्तु की पूर्ति उसी हिसाब से बढ़ती जाती है। नंबर 3, यदि पूर्ति की तुलना में मांग बढ़ जाती है तो कीमत में वृद्धि होगी। इसके विपरीत यदि मांग की तुलना में पूर्ति बढ़ जाती है तो कीमत में गिरावट होगी। या कह सकते हैं हम, जैसे ही वस्तु की पूर्ति की तुलना में मांग बढ़ जाती है, यानी कि पूर्ति हमारे पास कम है लेकिन मांग उसकी ज़्यादा बढ़ जाती है, तो वस्तु का प्राइस बढ़ जाएगा। और पूर्ति की तुलना में वस्तु की मांग घट जाती है तो उसे क्या कहेंगे? कीमत में गिरावट आ जाएगी। पूर्ति ज़्यादा है लेकिन मांग कम है तो उसमें वस्तु की कीमत में गिरावट आती है। तो ये है हमारे 3 मान्यताएं हैं। अब देखते हैं संतुलन कीमत एवं मात्रा का निर्धारण। संतुलन कीमत यानी कि कीमत का संतुलन कैसे निर्धारित किया जाता है और कैसे मात्रा का निर्धारण होता है। जैसे कि देखा होगा आपने कि हर एक क्रेता और क्रेता यह चाहता है कि मुझे कोई वस्तु बहुत ही कम रेट में मिल जाए, लेकिन विक्रेता ये चाहेगा कि मुझे यह वस्तु ग्राहक ज़्यादा से ज़्यादा रेट में खरीद ले। तो एक बिंदु वह होता है कि जिस पर दोनों की सहमति हो जाती है और उस वस्तु का मूल्य निर्धारण हो जाता है, तो उसे कहते हैं संतुलन कीमत। अब देखिए प्रोफेसर मार्शल ने क्या कहा है। वस्तु के मूल्य निर्धारण के लिए मांग व पूर्ति दोनों ही आवश्यक हैं। वस्तु के मूल्य निर्धारण के लिए मांग व पूर्ति दोनों ही आवश्यक हैं। वस्तु का मूल्य उस बिंदु पर निर्धारित होता है जहां वस्तु की मांग एवं वस्तु की पूर्ति आपस में बराबर होती हैं। जहां वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति दोनों बराबर होती है तो उस बिंदु पर वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है, यानी कि संतुलन कीमत होती है। कीमत में संतुलन हो जाता है। जिस प्रकार 100 इकाइयाँ ही बेचने के लिए
तैयार है कोई विक्रेता और 100 ही हमारे पास डिमांड है, तो उस बिंदु पर मान लो 10 रुपये वह रेट है, तो उससे हम संतुलन बिंदु कहते हैं। चलो हम संतुलन कीमत को टेबल के माध्यम से समझते हैं। सबसे स्टार्टिंग में वस्तु की मांग किलोग्राम में 12 किलोग्राम, 10 किलोग्राम, 8 किलोग्राम, 6 किलोग्राम और 4 किलोग्राम ये दी गई है। वस्तु का मूल्य 60 रुपये, 70 रुपये, 80 रुपये, 90 रुपये और 100 रुपये दिया गया है। और वस्तु की पूर्ति 3 किलोग्राम, 6 किलोग्राम, 8 किलोग्राम, 10 किलोग्राम और 12 किलोग्राम दी गई है। सबसे स्टार्टिंग में हम समझते हैं कि वस्तु का मूल्य जब 60 रुपये होता है तो हमने पढ़ा है डिमांड के बारे में, मांग के बारे में। तो 60 रुपये जैसे ही वस्तु का मूल्य कम होगा तो डिमांड ज़्यादा होगी। जैसे जैसे वस्तु का मूल्य बढ़ता जाएगा वस्तु की मांग कम होती जाएगी। जैसे कि वस्तु का प्राइस 70 रुपये है, 70 रुपये से फिर मांग उसकी 10 किलोग्राम हो गई। जैसे ही वस्तु का प्राइस बढ़ा 80 रुपये हुआ तो मांग उसकी कम हो गई, 8 किलोग्राम हो गई। और बढ़ा तो मांग उसकी 6 किलोग्राम हुई। 100 रुपये हुआ तो मांग 4 किलोग्राम हुई। ऐसी पूर्ति में देखते हैं, वस्तु का रेट 100 रुपये है, पूर्ति हमारी 30 रुपये है। वस्तु का रेट 70 होने पर पूर्ति 6 हो गई। वस्तु का रेट 80 होने पर पूर्ति 8 किलोग्राम हो गई। वस्तु का रेट 90 ये 10 किलोग्राम और 100 होने पर 12 किलोग्राम। तो एक बिंदु मिलता है हमें, मध्य बिंदु, संतुलन बिंदु। ये इस स्थिति पर हमें वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति दोनों बराबर नज़र आती है। तो ये प्राइस जो 80 रुपये प्राइस होता है ये संतुलन बिंदु होता है। ऐसे ही डायग्राम में दिखाया गया है। ये हमारी सप्लाई है, रेट बढ़ने के साथ साथ सप्लाई भी बढ़ती है। और ये हमारा मांग वक्र है, रेट बढ़ने के साथ साथ डिमांड कम होती है, ये मांग वक्र है। और ये हमारा है ई जो पॉइंट है, ये संतुलन बिंदु का पॉइंट है। तो बच्चों यह था हमारा संतुलन कीमत कि बाज़ार में वस्तु की कीमत कैसे संतुलित की जाती है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके नेक्स्ट पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।